जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का आइए शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण खोटा के प्रैक्टिस सेट को। और ये झारखंड संयुक्त अवर पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 2017 का ये प्रश्न पेपर है। बता दें कि ये हल प्रश्न पत्र टोटल 100 क्वेश्चंस का ये सेट होगा और 100 क्वेश्चंस का ये महत्वपूर्ण सेट होगा। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो जो पूछा गया है हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है वो बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से आपको एक अनुभव मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वो खोटा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ और है कि सबसे पहले आप जब तक किसी एग्ज़ाम के स्वरूप को नहीं जान लेते तब तक आप उतनी अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। भले आप खोटा पढ़ रहे, लेकिन कहाँ से प्रश्न बनता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस किस एरिया को कवर करना है, वो सारा चीज़ यहाँ से आपको पता चल जाता है जब आप एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो। और लगभग बता दें कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 10 प्रश्न हमेशा जो है वो रिपीट करता है। याद रखेंगे, ये हमेशा क्या है, रिपीटेड होता है। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे कि हूबहू आने वाले एग्जाम में आपको पूछ दे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको भले सेम नहीं पूछे, लेकिन एक आपको एरिया पता चल जाएगा कि किस एरिया से प्रश्न हमारा बन सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे और साथ ही साथ समझते चलेंगे। थोड़ा सा ये स्पीड रिवीजन होगा ताकि हम डिटेल जब पूरा सिलेबस वाइज या कवर करेंगे, या तो फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एक एक करके सारे चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला आज का सवाल है, संज्ञा कहल जाए तो संज्ञा सबसे पहले अगर बता दें तो यह किसी नाम, स्थान या तो ये सभी को लेकर ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इसका नाम सही आंसर होगा कोनो नाम के, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संज्ञा कई गो भेद है, तो संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से 5 भेद संज्ञा का होता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और एक भाववाचक संज्ञा, ये 5 आपको संज्ञा का 5 भेद आपको याद रखना है। डांगर कौन रकमे के संज्ञा लागे, तो आपको पता होना चाहिए कि डांगर अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है वो खोटा में हिंदी में इसको हम कहेंगे जानवर। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे जानवर। तो जानवर जो है वो मुख्य रूप से जब आप हमारा प्रीवियस इससे पहले जो सेट हमने डाला था, अगर उस सेट को आप देखे होंगे तो वहाँ से आपको डिटेल पूरा हमने किया था कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। जानवर अगर बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन वही अगर बात करें किसी पार्टिकुलर किसी जानवर की, मान लेते हैं बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या है कि ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बात करें जानवर की या तो डांगर की, तो यह क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे क्या है कि ये एक जाति को बोध करा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन है कि बरियात कौन रकमे संज्ञा लागे। बरियात, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ये पता होगा। बरियात यानी इसको हम बोल सकते हैं बारात। तो बारात आप सभी को पता है कि जब शादी विवाह में बारात जाते हैं तो ये कई सारे बहुत सारा भीड़ होता है, एक समूह होता है। तो यहाँ पे क्या है कि समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे बाजार, मेला, सम्मेलन, कोई सम्मेलन होता है, और भी कई ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे लोगों का जमाव होता है, यानी कह सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा होता है। तो वैसे को हम कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा, या तो वो समूह जहाँ पे एक भीड़ की बात की जाती है, एक से अधिक लोगों की बात की जाती है, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है बुढ़ारी कौन रकमे के संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी एक आपको भाव यहाँ से नज़र आ रहा है, तो ये एक होगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संज्ञा के ओजी जे आवे है वो कहा है, यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द जिसका प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वनाम या सर्वनाम कहते हैं। याद रखेंगे, मान लेते हैं अगर हम कहेंगे कि राम ने खाना खाया, या तो राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, यहाँ पे राम क्या है, तो ये एक संज्ञा के बारे में बता रहा है। तो राम यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर बोले कि ऊ खेल रहा है,
तो ऊ खेल रहा है या तो वो खेल रहा है। तो ये सब शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में जो नाम आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी संज्ञा के ओजी बदले में जे आवे है ओकरा कहल जा है, तो ओकरा कहल जाए सर्वनाम। अगला सवाल है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे सर्वनाम का ही एक पार्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन उसमें पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है। तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, जबकि गौण पुरुष इसमें रूप में नहीं आता है। तो याद रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में गौण पुरुष कोई इसका कह सकते हैं कि भेद नहीं होता है, जबकि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शायद कोई आय रहल है, हिया कोई कौन रकमे के संज्ञा है, ये सर्वनाम है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि शायद कोई आय रहल है, हिया कोई। तो यहाँ पे क्या है कि हमको ये नहीं पता है कि कौन आ रहा है। यहाँ पे एक अनिश्चितकालीन बात की जा रही है ना। ये अनिश्चय है कि हो सकता है कि निश्चय नहीं है कि वही आ रहा है। अगर बोले राम आ रहा है तो हमको पता है कि निश्चय वहाँ पे है कि राम आ रहा है। निजवाचक किसी निज की बात करें, पुरुषवाचक तो ये है ही पुरुष, तो वहाँ पे क्या है कि शायद कोई आय रहल है। तो यहाँ पे कोई क्या है कि अनिश्चयवाचक की बात की जा रही है, वहाँ पे कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है पुरुष होगा, हो सकता है कि स्त्री होगा, हो सकता है लड़का होगा, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हमको पता नहीं है शायद की बात कर रहे हैं तो यानी एक अनिश्चय की बात कर रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है तोहें ई काम करबै, हिया तोहें कौन रकमे सर्वनाम लगे। तो तोहें यहाँ पे क्या क्या है, पुरुषवाचक के अंतर्गत तो है, लेकिन ये मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई गौण की बात करें, यानी किसी ऐसे की बात किया जा रहा है जहाँ पे वहाँ पे वो गौण है, यानी उसके बारे में वो क्या है, विलुप्त है, तो वैसे को गौण पुरुष कह सकते हैं। उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। हम घर जाही, हिया सर्वनाम की है। तो सर्वनाम यहाँ पे बात करें, अगर बोले कि कोई नाम अगर ले करके बोलते तो वो होता है संज्ञा, लेकिन हम, तुम, वो, उ, वह, ये सभी जो उपयोग होता है वो सारा क्या आता है, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए आपका। हम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। अगला सवाल है जिस संज्ञा सर्वनामी की विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए तो उसे विशेषण कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कई को भेद हैं, तो विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। इस तरह से आंसर होगा इसका सी। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हो, हिया करिया कीला गए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आपको समझना कि यहाँ तोर गैया खेतवा हेलल हो, तो यहाँ पे क्या है कि गैया तो आपको पता है गाय क्या है, और तोर यहाँ पे है, तो ये तोर यहाँ पे क्या है, सर्वनाम की बात की जा रही है, ठीक है, सर्वनाम की बात कर रही है। गैया क्या है, गाय, ये सब हो गया आपका संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। करिया यहाँ पे क्या है, करिया उसकी विशेषता बतला रहा है ना। करिया यहाँ पे क्या है, विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी विशेषण बता रहा है कि तोर गैया खेतवा हेलल हो। लेकिन यहाँ पे क्या कि करिया की बात कर रहा है, करिया, चरक, गोर, जल्दी, तेजी से, धीरे धीरे, ये सब जितना भी शब्द आता है वो सारे क्या है कि विशेषता अगर बतला रहा है, लाल है, सफ़ेद है, हरा है, काला है, कोई रंग बता रहा है, कोई तेजी बता रहा है, उसकी कुछ विशेषता बतला रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, विशेषण के रूप में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि पेठिया से एक शेर मछली लानबे, हिया एक शेर की ला गए। तो यहाँ पे एक शेर, यानी एक शेर की बात की जा रही है। एक शेर क्या है, एक हमको परिमाण पता चल रहा है, यानी मात्रा पता चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि हम लाने जा रहे हैं। लेकिन एक शेर यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बात करते हैं कि 1 लीटर हो गया, 1 केजी हो गया, तो आप सभी को पता है कि ऐसे में हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला सवाल है कि गोला पटरू के डिहराए दे, हिया गोला शब्द की लागे। तो यहाँ पे कि गोला, फिर थोड़ी देर पहले अभी हमने बात किया कि जितने भी रंगों की बात की जाती है, सफ़ेद है, करिया है, गोर है, गोला है, ठीक है, चरका है, ये सभी क्या है कि ये सारे जो भी होते हैं वो सारे विशेषता बतलाते हैं। तो ये सारे विशेषण के अंतर्गत आएगा। महतो के स्त्रीलिंग की लगे तो महतो के महत्वायन हो जाएगा, महत्वायन हो जाएगा आंसर। गाय करे पुल्लिंग रूप की लगे, तो गाय का पुल्लिंग अगर बात करें तो क्या होता है, तो बरद होता है, गाय का बरद। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि आदमियन शब्द के में कौन प्रत्यय है। आदमियन, आदमियन
शब्द में कौन प्रत्यय है, तो ऐन शब्द है, ऐन है, ऐन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और आप सभी को पता है कि प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो शब्दों के अंत में होता है, जबकि अगर बात करें ये अगर बात करते हैं प्रत्यय के तो वो शब्द के अंत में होता है, जबकि बात करें उपसर्ग की तो उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के पहले प्रयोग होता है। उपसर्ग की अगर बात करें तो वह शब्द के पहले प्रयोग होता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में उसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए यानी ऐन प्रत्यय। साधु कर स्त्रीलिंग की लगे तो साधु की स्त्रीलिंग हो जाएगा सधुआइन। सधुआइन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सारा शब्द के स्त्रीलिंग रूप की होवत, तो यहाँ पे क्या कि सारा शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे साला का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो एक साली भी होगा और सरहज भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से 2 होना चाहिए, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो एग्जाम पूछा गया था जेएसएससी ने, उसने क्या है कि साली को ज़्यादा प्रेफर किया है, साली को ज़्यादा अच्छा आंसर माना है। हालांकि यहाँ पे अगर दोनों उपयुक्त ए और बी, ए और सी दोनों रहता तो ये दोनों आंसर सही होता। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। खोटा वचन के माने की हवा है, तो वचन यहाँ पे क्या कि गिनती का बोध होता है, गिनती का बोध होता है। खोटा वचन कैगो हो, खोटा वचन कैगो है, तो खोटा आपको पता होगा, इसका आंसर पहले भी हम इस तरह के सवाल को देखे हैं, इसका आंसर होगा दो। बहुवचन बनवेक प्रत्यय है, तो बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमको समझना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी वैन भी जोड़ सकते हैं, ऐन या ईयन, गुला और गुलिन, ये सभी जोड़ करके हम उसको क्या कि एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं किसी शब्द में अगर इस प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो। नेता का बहुवचन क्या होगा, तो नेतवैन। नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा, नेतवैन, यानी वैन शब्द यहाँ पे जोड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए ई सभे, यानी डी आंसर इसका होगा, क्योंकि गुलीन हो गया, गुला हो गया, ये सभी शब्द जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको सुधार लेंगे आप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि मछली के बहुवचन, मछली के बहुवचन क्या हो जाएगा, तो मछली के बहुवचन हो जाएगा मछरियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्रिया मूल रूप के कहल चाहे, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला सवाल है कि पढ़े कौन रकमेक क्रिया लागे, तो पढ़ने का वो किस तरह का क्रिया है, तो ये मूल क्रिया के अंतर्गत आता है, मूल क्रिया के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मूल क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि जौन क्रिया के संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए, यानी जिस क्रिया के संगे कर्म भी रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं ओकरा कहल जाए, तो ओकरा लोकगीत कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है। याद रखेंगे, आंसर इसका बी हो जाएगा। संस्कार गीत मूल रूपे कई रकम के हवा है, तो संस्कार गीत मुख्य रूप से 2 प्रकार के इसमें दर्शाया गया है, 2 रूप में बताया गया है। तो याद रखेंगे संस्कार गीत जो वो मुख्य रूप से 2 रूपों में बताया गया है। अगला देख लेते हैं, एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया हो, माटी ले लो फुचिए शिकार आसी रे, 84 कुटुम्ब भेट लो सभे कुटुम्ब झोरे टिंडुआए। ये गीत कौन गीत के पटैतर या उदाहरण है, तो पटैतर यानी लोकोक्ति होता है, आप सभी को पता है, इससे पहले हम बात किए थे। और आहना का मतलब होता है मुहावरा, आहना की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है मुहावरा, और पटैतर का मतलब होता है लोकोक्ति। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो गीत का पटैतर है वो किससे संबंधित है, तो ये हारा बदिया यानी प्रतियोगात्मक गीत है, हारा बदिया प्रतियोगात्मक गीत से लिया गया है। अगला देख लेते हैं, एक टोकी फूल तितकी खोठा लोकगीते के विशेष संग्रह के संपादक मंडल के हत। तो अगर बात करें तितकी जो खोठा लोकगीते के विशेष संग्रह है, उस संपादक मंडल में कौन कौन है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानोरी, शिवदयाल सिंह, जिसे उपनाम जिनका शिवदीप है, और महेश गोलवार, ये सभी जो है वो इस संपादक मंडल के सदस्य के रूप में रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं, एक टोकी फूल तितकी खोठा लोकगीत संग्रह के प्रकाशक है, तो इसके प्रकाशक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार कैथा रामगढ़।
कैथा आपको पता है कि यह रामगढ़ का एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है और ये काफ़ी चर्चा में भी पिछले वर्ष रहा था। तो याद रखेंगे, इस तरह के सवाल भी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है। अगला सवाल है कि खोरठा लोक साहित्य के संपादक है। तो खोरठा लोक साहित्य के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम जो वो मानिक उपनाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशन है। खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो इस्पात नगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2004। करम कथा कौन कथा के रूपे जानल जाहे? करम कथा कौन कथा के रूपे जानल जाहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी धर्म कथा। क्योंकि आपको पता होगा कि कर्म त्यौहार जो है कर्म जो है एक त्यौहार माना जाता है और उसमें उसके बारे में आप पढ़े होंगे। भादों की एकादशी में कर्म त्यौहार को मनाया जाता है, भादों के एकादशी में, और भाई बहन के पवित्र प्रेम को वो कह सकते हैं कि दर्शाता है। इसलिए कई बार सवाल जो वो इस तरह से घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन ए यानी धर्म कथा। खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक है। खोरठा लोक कथा के प्रधान संपादक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर ए के झा। बात करेंगे ए के झा, तो इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। खोरठा लोक कथा किताब के प्रकाशक है। तो आप देख सकते हैं कि सवाल जो वो किस तरह से पूछा जाता है। अगर कोई किताब लिखा हुआ है तो उसके संपादक कौन है, वह उसका प्रकाशक जो है वो कहाँ से हुआ है, उसका प्रकाशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो पूछा जा रहा है, और उसका प्रकाशन जो वो किस वर्ष हुआ है। ये 3 तरह का सवाल तो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ जितने भी साहित्यकार हैं उनका जन्म वर्ष भी आपसे पूछा जाता है। उनका जन्म भी पूछा जाता है कि कहाँ पे जन्म हुआ था और किस वर्ष हुआ था। ये 2 चीज़ आपसे सवाल जो है वो ये तरह भी पूछा जाता है। साथ ही साथ किसी किताब के बारे में, चाहे वो खोरठा ये साहित्य कहानी की बात करें, चाहे वो कविता हो, चाहे वो नाटक हो, ये चाहे वो उपन्यास हो, ये सभी के संबंधित में आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ आपको हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहले उसके जो साहित्यकार हैं वो कौन है, उसके बाद उसका प्रकाशक यानी प्रकाशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, और उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, ये चीज़ हो गया। और उसके जो साहित्यकार हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, झारखंड के किस जिले में जन्म हुआ है, और जन्म जो हुआ वो किस वर्ष हुआ है। तो जन्म शताब्दी भी कई बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बाभन आर भूत लोक कथा में भूतवन के की नाम रहे। तो बाभन आर भूत यह एक लोक कथा है जिसमें ओते और तापे उसमें 2 भूत के बारे में एक लोक कथा है जो सुनाया गया है। जैसे आप लोक कथा क्या होता है, एक मौखिक रूप में कह सकते हैं कि एक कथा का मंचन होता है। एक कहानी के बारे में एक बता सकते हैं। तो उसमें क्या है कि कहानी में कुछ कुछ पार्ट होते हैं, है ना। तो उसमें यहाँ पे इसमें क्या है कि 2 भूत का जिक्र किया गया है, जिसमें उन दोनों का नाम ओते और तापे है। ओते और तापे मौखिक रूपे परंपरा के आयल कथा के कहल जा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि मौखिक रूप से जो परंपरा से आयल कथा होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लोक कथा। तो याद रखेंगे, इसी को हम कहते हैं लोक कथा। खोरठा वृहद प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम है। खोरठा वृहद प्रकीर्ण साहित्य किताब लेखक द्वय के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो। डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुहावरा के खोरठे कहल जा है। तो अगर बात करें मुहावरा को खोरठा में, तो इसे आहना के नाम से जाना जाता है। आहना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि पहेली को खोरठा कहल जा है। तो पहेली जो होता है वो उसे बुझवल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उसे बुझवल भी कहा जाता है। इसे जान कहनी भी कहा जाता है, हियाली और फांकी भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी तीनों। अगला सवाल है, सरल पहेली के खोरठाएं कहल जा है। तो जो सिंपल पहेलियां होती है उसे हम हियाली कहते हैं, खोरठा के भाषा में हियाली कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कठिन पहेली के खोरठाएं कहल जा है। तो हियाली जो होता है, यहाँ पे दोनों को हम दिखा देते हैं एक बार।
सरल पहेली जो होता है उसे हियाली कहा जाता है, जबकि जो कठिन पहेलियाँ होती है, जो कठिन पहेली होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फांकी के नाम से जाना जाता है, फांकी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ पहेली को बुझवल और जान कहनी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जो सिंपल पहेलियाँ होती है उसे हियाली कहा जाता है, जबकि जो कठिन पहेली होता है उसे फांकी के नाम से जाना जाता है। पटैतर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है, पटैतर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है, याद रखेंगे, या लोकोक्ति को कहा जाता है। जबकि आहना जो है ये किसे कहा जाता है, तो आहना आप सभी को पता है कि खोटा में मुहावरा को जो है वो आहना कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये इस तरह से आप सभी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। औसन वाक्य की टोना जे आपन साधारण अर्थ ना दे के खास अर्थ दे तकरा कहल जाए। यानी वैसा वाक्य जो वैसे वाक्य के या वाक्य के टोना जे आपन साधारण अर्थ ना दे करके किसी खास अर्थ देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत या फिर पहेली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुहावरा। आप सभी को पता है कि मुहावरा जब भी हम कहते हैं तो उसमें क्या है कि एक अपना साधारण अर्थ ना दे करके कोई खास अर्थ देता है, खास अर्थ देता है, उसी को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा को खोरठा में आहना के नाम से जाना जाता है। जैसे एक मुहावरा की अगर बात करें, जैसे होता है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। या तो यहाँ पे नीचे नीचे भी बहुत सारा मुहावरा है, जैसे घार फोरेक। तो घर फोरेक यहाँ पे इसका मतलब होता है मतभेद कराना, मतभेद कराना ये मुहावरा का कह सकते हैं कि इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह एक साधारण अर्थ ना देकर के कुछ खास अर्थ देता है, उसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, उसे मुहावरा कहा जाता है। अगला सवाल है, ढकनी पानी डूब मोरे। ढकनी पानी डूब मोरे के मुहावरा का माने हो है। तो इसका होता है अभाग्यशाली होना। अभाग्यशाली होना इसी को कहा जाता है, अभाग्यशाली होना इसी को कहा जाता है। दहिना हाथ हवेक मुहावरा माने हवो है। तो दहिना हाथ हवेक यानी कई बार हम बोलते हैं कि उसका वो दहिना हाथ है, यानी उसका वो खास आदमी है, खास मदद करवैया होता है, या तो फिर हर समय उसके साथ में जो रहता है, यानी हर समय संग देवैया, उसी को हम क्या कहते हैं, दहिना हाथ हवे के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है कि पेटे लायत मारेक मुहावरा मानेक हव है। तो पेटे लायत मारेक आप सभी को पता है कि काम छीने के, पेटे घुसा मारे के, पेट में गोड़ से मारे के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी किसी का काम का छीन लेना या किसी के स्थान पर दूसरा कोई को ले आना, उसी को हम कहते हैं ना कि उसके पेट में लात मार दिया, यानी जो वो कमा धमा रहा था उसके जगह पे उसको हटा करके दूसरे को ले आया। तो यहाँ पे काम छीनना या तो ये सब के संबंधित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेटे लात मारे। लोकोक्ति के खोटे कहल जाए। तो लोकोक्ति को पटैतर कहा जाता है, पटैतर कहा जाता है, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कोनो प्रसिद्ध घटना, खास प्रसंग व कोनो लोक कहानी के निकलल सार चाहे सूत्र वाक्य के कहल जाए। यानी कोनो प्रसिद्ध घटना, खास प्रसंग, कोनो लोक कहानी से निकलल सार, उस सूत्र वाक्य के क्या कहा जाता है। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकोक्ति या कहावत। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी लोकोक्ति या कोई कहावत होता है तो उसके पीछे कोई एक प्रसिद्ध घटना होता है, खास कोई प्रसंग होता है, उन सभी से निकल करके जो सूत्र आता है, यानी जो वाक्य निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति और कहावत कहते हैं। मुहावरा आप सभी को पता है कि वो कोई साधारण अर्थ ना दे करके कोई खास अर्थ के बारे में बताता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। हियाली अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए, जो सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो पहेलियाँ होती है, बुझवल होता है, उसको हम हियाली कहते हैं खोटा में। अगला सवाल है, अरंडी बोने बिलायर बाग। अरंडी बोने बिलायर बाग या तो बिलायर राजा भी बहुत बार पूछा जाता है रहता है। अरंडी बोने बिलायर राजा या बिलायर बाग लोकोक्ति के माने की हव है। तो यहाँ पे क्या है कि बदतर सिंटे निम्रो यानी कमजोर महत पावे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी किसी कमजोर के बीच में कोई एक ताकतवर आ जाता है तो उसी को कहा जाता है अरंडी बोने बिलायर राजा या बिलायर बाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, माय देखेक पोटा आर जन्नी देखेक मोटा। सवाल का एक बार फिर से देख लेते हैं। माय देखे पोटा
आर जनी देखे मोटा, लोकोक्ति कर माने की हव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माय ममता मई जनी स्वार्थी। यानी क्या होता है, माय देखे पोटा, माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा। तो होता यहाँ पे क्या है कि माँ जो होता है, आप सभी को पता है कि माँ जो होता है वो हमसे हमेशा जो है वो ममतामयी होती है, और जनी जो होती है वो हमेशा स्वार्थी होती है। जब आप बाहर से कहीं आते हैं तो एक कहावत होता है कि पत्नी हमेशा आपसे ये जानने का प्रयास करती है कि आप कितना कमा करके आए, कितना क्या ले करके आए, ये आपसे सवाल करती है। जबकि एक माँ जो है वो ये कभी नहीं पूछती है कि आप कितना कमा करके आए या क्या ले करके आए। वो सबसे पहले ये पूछना चाहती हैं कि आप पहले तुम खाना खाए हो या नहीं खाए हो, भूखे तो कहीं नहीं हो। तो वो हमेशा क्या है, एक ममतामयी सोच रखती है। जबकि एक पत्नी या जनी जो है वो एक स्वार्थी सोच की, अपने स्वार्थ की हमेशा भावना के लेके। हालांकि ये हमेशा हम नहीं कर सकते, ये सभी एक जैसे नहीं होते, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए या मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर सत्य भी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी माय ममतामयी और जनी स्वार्थी। माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भोजक पहर कोहड़ा रोपेक, भोजक पहर कोहड़ा रोपेक कहावत के माने हवत है। जैसे इसका एग्जाम्पल सिंपल हम लेते हैं, अभी आप तैयारी जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं, ना किताब छू रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम का डेट आपको पता चलता है कि हाँ अब एग्ज़ाम का डेट हमको पता चल गया, आप तुरंत किताब खोल करके बैठ गए पढ़ने के लिए। तो ये आपका एक एग्जाम्पल जो है वो सिंपल एग्जाम्पल है कि भोज घरी कोहड़ा रोपेक कहावत है ना, तो भोजक पहर कोहड़ा रोपेक, यानी जब एग्ज़ाम आया तो आपको याद आ गया कि अब हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये आप भूल गए कि जो एक शुरू से तैयारी में लगा हुआ है और आप एग्ज़ाम के समय में या कुछ दिनों के पहले आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके सामने आप नहीं टिक पाएंगे जो शुरू से इसमें जुटा हुआ है या धीरे धीरे ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो लगातार प्रयास में लगा हुआ है, उससे आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। आखिरी पहर कोशिश यानी प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी आखिरी समय या आखिरी पहर प्रयास करना या कोशिश करना। ये गलत बात है। आप शुरू से किसी चीज़ पर जुटे रहें, हालांकि आप ज़्यादा नहीं कर पाते तो थोड़े थोड़े ही सही, परंतु कंटिन्यू जो है वो आप लगे रहें उस पर, हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ आप करते रहें। बीच बीच में आप ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लिए 4 पेज और कल हम छोड़ दिए, या 2 दिन छोड़ दिए, फिर हम अगला दिन गए उस दिन फिर 4 पेज पढ़ लिए, फिर 1 सप्ताह छोड़ दिए। तो वो कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना होता है, तभी आप एक सफल परीक्षा में जो है वो सफल और अच्छे तरीके से आप जो है वो एग्ज़ाम कर सकते हैं। मोरले बैद और बिकले गहकी, मोरले बैद और बिकले गहकी, यानी नहीं होता है कि काम के समय में जो आदमी नहीं मिलता है, जब आप मोरले बैद, जब मर गया तो वैद्य की क्या आवश्यकता, और बिकले गहकी, जब आप पहले बेचना चाह रहे थे तो उस समय कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे आपका बिक गया उसके बाद खूब गहकी आना शुरू हो गया। तो ये कहावत, ये एक कहावत है। इन सभी कहावत के बारे में आप सभी पहले से जानते होंगे, यानी समय सिरे काम न होवे के, जिस समय आपको सही काम की आवश्यकता होती है उस समय नहीं पूरा होता है, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो हम हर चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा आप देखते होंगे कि किसी वस्तु को अगर आप खोज रहे हैं तो जिस समय ज़रूरत होगी तो उस समय नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे इसका काम निकल जाएगा वो वस्तु आपको दिखाई दे देगा। तो ये भी आप इस कहावत में मान सकते हैं। अगला सवाल है, मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है, इस कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहावत से भी आप जरूर आप समझिए। क्वेश्चन या फिर से एक बार देख लेते हैं, मिली जुली करी काज हारले जितले नखे लाज। इसके बारे में आपको बता दें, सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं कि मिल के काम करे सलाह, मिल के काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। हारले जीतले नखे लाज, अगर मिल करके सभी कोई काम करते हैं तो चाहे हार हो या जीत हो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई इसमें लाज नहीं होता है। क्योंकि हम हारते कब हैं, कोई बोलता है कि हम हार गए, तो हम हारते कब हैं, जब हम उस युद्ध में भाग लेते हैं, जब हम उस लड़ाई में उतरते हैं। लेकिन अगर आप उस लड़ाई में उतरे ही नहीं तो आप ना ही हारे ना ही जीते। तो वो दोनों में जब तक आप
युद्ध में उतरेंगे नहीं तब तक हार और जीत कैसा। तो इसलिए हमेशा आप किसी भी चीज़ का डटकर सामना करें, चाहे हार हो या जीत हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, हार कभी नहीं होती है, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप करने की चाहते हैं, तो वहाँ पे दो ही चीज़ होता है, या तो आप जीत जाते हैं या तो आप सक्सेस कर जाते हैं, या तो उससे कुछ आप सीख करके सीखते हैं, ताकि लाइफ में आगे जब आप कोई काम करते हैं तो उन सभी चीज़ों को आप समझते हैं कि आगे हमको क्या करना है। आगे देख लेते हैं, कौन भुजबल में मेल ना है। कौन भुजबल में मेल ना है? लाल मैया डायर तर। लाल मैया डायर तर यानी मिर्चा। मिर्च जैसे हमेशा आप देखते होंगे कि वो डायर तर होता है और वो लाल मिर्च होता है। बड़की दीदी कांक छुआ, जिनोर। जिनोर के बारे में बोला गया है, बड़की दीदी कांक छुआ, तो इसका जिनोर के बारे में बोला गया है। एक थारी बारी गिने ना पारे, चाउर। और इस अगला है, सात रुखना सात बैसला, तेऊ ना छूटे आसनेक बोकला। ये है छाहर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यानी जो गलत इसमें है, मेल ना है, वो है ऑप्शन सी। एक थारी बरी गिने न पारी। ये मुख्य रूप से क्या है कि आसमान में जितने आपके तारे होते हैं, आसमान में जितने तारे होते हैं उसके बारे में ये बोला गया है, तारों के बारे में, कि बहुत सारे तारे होते हैं और एक थाली पूरा हम आसमान को मान सकते हैं, उसमें कई सारे तारे होते हैं जिसको हम गिन नहीं पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से उसके बारे में ये बुझवल या पहेली है, उसी के बारे में बताया गया है। बाकी के ये तीनों जो है वो सही है, लेकिन ये जो है वो सी आंसर जो वो सही मेल नहीं है। आगे देख लेते हैं, खोटा सही सदानिक व्याकरण के लेखक है। खोटा सही सदानिक व्याकरण के लेखक कौन है, उसके बारे में आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए.के. झा इसके लेखक है। खोटा सहित सदानिक व्याकरण किताब के प्रकाशन है। तो इस किताब के यहाँ पे देखिए, आप लेखक पूछा गया और यहाँ पे तुरंत प्रकाशन पूछ दिया है। तो एक सवाल आप अगर करके जाते हैं, एक बार आप पूरा डिटेल से करके जाते हैं, तो वहीं से 2-3 सवाल आपके एक साथ बन जाता है। वही है कि आप इसके लेखक तो पढ़ लिए, लेकिन इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है नहीं पता। आपको प्रकाशन वर्ष किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ, या पहला बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये चीज़ नहीं पता है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है, या तो कई बार आपको एक ही जगह से 2-3 सवाल बन जाते हैं जब आप एक ही चीज़ को डिटेल से पढ़ के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार, रामगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कि खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास के लेखक जो है वो डॉक्टर बी.एन. ओहदार हैं। डॉक्टर बी.एन. ओहदार, इनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार, ये भी आप याद रखेंगे। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास के प्रथम संस्करण के प्रकाशक हैं। तो प्रथम संस्करण का जब प्रकाशक हुआ था वो कहाँ से हुआ था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। खोटा भाषा साहित्य अकादमी, रामगढ़, क्योंकि आप सभी को पता है कि बी.एन. ओहदार जी का जन्म भी जो है वो कहीं ना कहीं रामगढ़ जिले से संबंधित है। तो खोटा भाषा साहित्य अकादमी, रामगढ़, याद रखेंगे इसको। अगला देख लेते, खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास प्रथम संस्करण के प्रकाशन वर्ष कौन है? आप देख सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सिर्फ आप खोटा भाषा एवं साहित्य के से अगर तैयार कर लेते तो 3 सवाल या 4 सवाल बन सकता है। वो चारों सवाल जो वो सीरियली वाइज पूछ लिया गया है आपसे। तो इससे इजी सवाल और नहीं बोला जा सकता है कि अगर कहीं आप एक जगह से कहीं एक कनेक्ट करके और पूरा आप पढ़ लेते हैं कलेक्ट करके सारा चीज़, तो अच्छा से समझ लीजिए कि एक ही जगह से 3 से 4 सवाल आपके एक साथ बनते हैं। तो इसका याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2007 में इसका जो है वो प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। खोटा भाषा एवं साहित्य कहाँ से हुआ था? तो खोटा भाषा साहित्य अकादमी, रामगढ़ से। और इसके जो लिखे थे इस पुस्तक को, वो कौन है? तो बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया था। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किताबें खोटा सर्वनाम के कई ठो प्रकार दियल गेल है। तो वहाँ पे क्या है कि उसमें सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ पे क्या है कि 12 ठो उसमें भेद बताया गया है। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास में किताबें खोटा सर्वनाम के 12 ठो मतलब भेद बताया गया है। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। संप्रदान कार के कौन विभक्ति के प्रयोग हव है? संप्रदान कार के कौन विभक्ति के प्रयोग हव है? तो इसका राइट आंसर होगा लाई आर लागिन, ले आर खातिर, चलते आर ले, ई सभे हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी चीज़ों का अगर प्रयोग होता है तो
जैसे संप्रदान क्या होता है कि संप्रदान जैसे उसके लिए, जब आप पढ़ते हैं हिंदी में के लिए, तो के लिए, और खोरठा में पढ़ते हैं खातिर, के खातिर या ले आर खातिर, चलते या ले, लाई या लागिन, ये सभी का प्रयोग जहाँ पे शब्द के बीच में होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। अपादान कारक हमने पढ़ा था, जब एक दूसरे से अलगाव की स्थिति देखने को मिलता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जहाँ पे शब्द के साथ ने जुड़ा होता है तो वहाँ पे कर्ता कारक की बात की जाती है, यहाँ पे कर्ता कारक की बात की जाती है। कर जहाँ पे को का प्रयोग होता है वहाँ पे कर्म कारक की बात की जाती है। तो ये सभी चीज़ों को आप समझेंगे। जहाँ पे संबंध स्थापित होता है वहाँ पे संबंध कारक की बात की जाती है। संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से वाक्य के आरो आरो शब्दिक मांझे नाता गोता संबंध के पता चला है तकरा कहल जाए। तो संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के जेकर से वाक्य के आरो आरो शब्दिक मांझे नाता गोता के पता चला है तकरा कहल जाए। तो इसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कारक। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, है ना। अगो आर अगे संबोधन कारकिक विभक्ति कौन जातिक संबोधन लाय प्रयोग करल जा है। तो अगो और अगे, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किसके लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जनी। जनी जात के लिए इसका प्रयोग होता है अगो या तो फिर अगे। तो याद रखेंगे यह जनी जात के लिए, क्योंकि जब आप खोरठा में देखते हैं तो बहुत बार अगे बुला करके उसको संबोधित किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। रूसल पुटुस कविता संग्रह किताब के संपादन किए हत। तो रूसल पुटुस आप ये काफ़ी चर्चित कविता संग्रह माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा यह कविता संग्रह का संपादन किया गया था। रूसल पुटुस किताबे के प्रकाशक है। तो इसके प्रकाशक आपसे पूछा गया है, इसका प्रकाशन और रूसल पुटुस के किताब में कितना कविता छपल है, ये तीनों चीज एक ही साथ पूछा गया है। साथ ही साथ कितना कविक रचना है, ये सभी चीज के बारे में आपसे एक ही साथ रूसल पुटुस से ही 4 से 5 सवाल पूछा गया है डिटेल से। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। तो रूसल पुटुस किताब का किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। इसके प्रकाशक कौन है? तो इसका आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। रूसल पुटुस किताबें कितना कविता छपल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 30 कविता इसमें जो है वो छपा हुआ है। रूसल पुटुस किताबें कई कवि रचना है, कितने कवि की रचना है? तो इसमें ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 18। रूसल पुटुस की किताबें शिवनाथ प्रामाणिक कर लिखल कविता नाय है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि रूसल पुटुस किताब में इनमें से शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल कौन कविता इसमें नहीं है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बावा हाथ। बाकी के दामोदरे कोराएं, जोहार और दहेजेक दहंजल, तो ये 3 जो है वो लिखा हुआ है, जबकि बामा हाथ जो है इनका नहीं है शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा हुआ कविता रूसल पुटुस किताब में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है माटी आर संस्कृति। माटी आर संस्कृति कविता लिखल लागय। तो माटी और संस्कृति किताब के किसने लिखा है? तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि हत। तो छीन लेलक सोनाक थारी इस कविता के कवि कौन है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक इनका उपनाम है। तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार दीपक इनके द्वारा छीन लेलक सोनाक थारी कविता के कवि हैं। रूसल पुटुस कविता लिखल लागय। तो रूसल पुटुस कविता के लिखल है? तो फिर से देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये है। तो कविता लिखल लागय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरधारी गोस्वामी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के झा जी के जन्म बच्छर लागय। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा 20 जून 1939 को ए के झा जी का जन्म हुआ था। ए के झा जी का जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 जून 1939 को। ना पूछ हमिन हिया कैसे जिए ही कविता के कवि के है। ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इस कविता के कवि कौन है। तो इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. ओहदार। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा ही ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही इसके बारे में लिखा गया है। इस कविता को वो लिखा है डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी ने। दामोदरे कोराएं किताब कौन विधा में लिखल गेल है?
तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा गया। साथ ही साथ दामोदर कोराय, ये आपको पता है कि ये जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस में भी आपको कवर है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना भी है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जब देख लेते हैं तो वहाँ से आगे आने वाले एग्जाम में आपको पहले से पता होता है कि हमें किस तरह का सवाल का सामना करना पड़ सकता है। तो उस तरह से बहुत चीज़ें आपको आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। तो इस तरह से याद रखेंगे, दामोदर कोराय किताब कौन विधा में लिखल गेल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंड काव्य के अंतर्गत खंड काव्य के विधा में लिखा गया है। दामोदर कोराय किताब के लिखवैया के हत। तो आप सभी को पता है किसके लेखक हैं, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा ही दामोदर कोराय लिखा गया है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि दामोदर कोराय किताब के प्रकाशन या प्रकाशक हैं। तो यह इसका प्रकाशन जो हुआ वो कहाँ से हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, बोकारो इस्पात नगर। छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, बोकारो इस्पात नगर, यहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है। दामोदर कोराय किताब में कई गो सर्ग है। तो ये आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे डिटेल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 गो इसमें सर्ग है दामोदर कोराय में। तो याद रखेंगे दामोदर कोराय किताब में कई गो सर्ग है, तो 6 ठो सर्ग है। दामोदर कोराय किताब में पहिल सर्ग के नाम है। तो इसमें पहला सर्ग के बारे में आपसे पूछा गया कि दामोदर कोराय किताब में जो पहला सर्ग है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मेला। मेला जो है इसका पहला सर्ग है। और टोटल कितने सर्ग हैं, तो 6 सर्ग है इस पुस्तक में। दामोदर कोराय किताब सबसे अंतिम सर्ग के नाम है। सबसे अंतिम सर्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसका सबसे अंतिम ये कह सकते हैं कि सर्ग है। और पहला सर्ग जो है वो मेला है। टोटल कितने सर्ग हैं, तो 6 हैं। इसके दामोदर कोराय लिखा गया है किसके द्वारा, तो शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें इसका प्रकाशक तो कहाँ से है, तो प्रकाशक आप याद रखेंगे छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, इस्पात नगर। किताब के लिखवैया शिवनाथ परमाणिक है। खंड काव्य में लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं कितने सवाल एक ही पुस्तक से लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल जो वो एक ही जगह से आपको देखने को मिल रहा है। दामोदर कोराय किताब एक संरचिक जन्म केकर घारे भेल रहे। तो यहाँ पे आपसे इसी के बारे में किताब से पूछा गया कि संरचिक जन्म केकर घरे भेल रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीब घटवाहा घाटे। गरीब घटवाहा घाटे इसका जन्म हुआ था। इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे। कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काल केतु के। काल केतु के बेटा रहे कमल केतु। राजवैद्य के की नाम रहे। राजवैद्य के की नाम रहे। तो जब आप ये सब कहानी संग्रह को पढ़ेंगे, किताब जो भी कविता संग्रह है, किताब है, कहानी है, नाटक है, वो जो चीज़ आपको दिया हुआ है, उपन्यास है, तो वहाँ से ही आपको सवाल ये जो है वो बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी धूमा। धूमा इसका सही आंसर हो जाएगा। माए गाते दूध नाय, आल छुआ होवा हथ, लोटे गागरे गायक दूध, भूतेक मुंडे दारा हाथ। डंडिल वैन कौन किताब में छपल है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो छपा हुआ है वो किस किताब में छपा हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर कोराय। दामोदर कोराय से संबंधित है। माए गाते दूध नाय, आला छुआ होवा हथ, लोटे गागरे गायक दूध, भूतेक मुंडे दारा हाथ। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दामोदर कोराय से संबंधित है। सोंध माटी केकर लिखल किताब लागय। तो सोंध माटी आप सभी को पता है इसके बारे में, इसके राइटर आप सभी को, कई लोगों को पता भी होगा। प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, सोंध माटी। और इसका प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची। जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा ही इसका जो है वो प्रकाशन हुआ है। अगला सवाल है, सोंध माटी में कई गो कविता प्रकाशित भेल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सोंध माटी भी आपके जो ये जेएसएससी सीजीएल है वहाँ पे उसमें भी यह जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, इसको भी आपसे डिटेल से पूरा पढ़ लेना है। सोंध माटी के पहिल कविता की लागय। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो आज़ादी की रसइका इसका जो है वो पहला कविता है। सोंध माटी में कुल कितने कविता हैं, तो 31 हैं। इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो याद रखेंगे
जनजातीय भाषा अकादमी रांची से इसका प्रकाशन हुआ है। जुबान कविता में कवि ककर बखान करल हत। तो जुबान कविता में कवि जो है वो किसका बखान किया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है फौजी जुबान सबके। फौजी जुबान सबके इसमें बखान किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कधिया भेल रहे। डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 नवंबर 1961 को 18 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ है। सोंध माटी में कई ठो कहिन छपल है, यानी कितने कहानी इसमें छपा हुआ है टोटल, तो 31 हमने कविता देखा था, है ना, 31 हमने कविता देखा था। अगर बात करें कहानी की तो कहानी इसमें टोटल 10 है। याद रखेंगे इसमें कहानी कितने हैं टोटल, तो 10 है। उबार शीर्षक कहानी के किसान के नाम की रहे। तो उबार शीर्षक आप सभी को पता है कि सोंध माटी में जब आप कहानी देखेंगे तो उसमें एक उबार कहानी भी उसमें दिया हुआ है। तो इसमें से जो पूछा गया इसमें से किसान के की नाम रहे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी झबरू। झबरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ओद दीदा शीर्षक कहानी कौन किताब छपल रहे। ओद दीदा, तो ये भी आंसर होगा सोंध माटी। सोंध माटी में ही ओद दीदा जो है ये भी आपका छपा हुआ है। जिंदगी डोमानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम की है। तो जिंदगी डोमानी में मुख्य पात्र का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जंगली। जंगली इसका सही आंसर हो जाएगा। कोनो काम के हेवेक बा करेक बोध करवैया के कहल जा है। कोनो काम के हेवेक बा करेक बोध करवैया के कहल जा है, यानी किसी काम के होने का बोध करवाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी क्रिया। किसी कार्य के होने का बोध होता है उसी को तो हम क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। कितने लोगों को इसका आंसर पता है। जौन क्रिया संग कर्म नाय रहे है ओकरा कहल जा है। आपको बताना है आंसर इसका अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप आसानी से इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।